हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिशन आईएएस एंड पीसीएस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टॉपिक की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया में एक एमपी बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या किसी पर्सन को एक एमपी बनने से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, वेकेटिंग ऑफ सीट्स के बारे में समझेंगे कि क्या एक एमपी बनने के बाद सीट को वेकेंट कैसे किया जा सकता है, सैलरीज अलाउंसेस कितनी होती है एक एमपी की और इसको कौन डिसाइड करता है। इन सभी फैक्ट्स को, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर समझने की कोशिश की जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आपके लिए काफ़ी रेलिवेंट रहेगी। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जब भी हम बात करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, तो इंडिया में एमपी बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई हैं। तो उसमें सबसे पहली जो एक क्वालिफिकेशन है, दैट इज ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी कि फर्स्ट कंडीशन यही है, अगर आप एमपी बनना चाहते हैं तो आपको सिटीजन होना पड़ेगा। सिटीजन, इंडिया का सिटीजन होना कंपलसरी एक क्वालिफिकेशन है। सेकेंड वन इज एज, नॉट लेस देन 30 ईयर्स फॉर राज्यसभा। अगर आप एक राज्यसभा की एक एमपी बनना चाहते हैं तो उसके लिए 30 साल एज होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। एंड अगर आप लोकसभा के एमपी बनना चाहते हैं तो उसके लिए 25 ईयर्स मिनिमम एज है। Third one, must make and subscribe to an oath before the person authorized by the election commission for this purpose. जब कोई पर्सन जो है एक एमपी बनता है तो उस अथॉरिटी को लेने से पहले उसको ओथ लेना, शपथ लेना जो है बहुत ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है। और उस शपथ में क्या होता है, टू बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो संविधान है उसके प्रति निष्ठावान रहने की शपथ एमपी को लेना कंपलसरी है। टू अपहोल्ड दी सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत में जो इंटेग्रिटी है, सोवरेनिटी है यानी कि संप्रभुता, उसको अपहोल्ड करने की शपथ जो है लेना बहुत कंपलसरी होता है। ये क्वालिफिकेशंस मेंशन की गई है हमारे संविधान में। इसके अलावा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन को मेंशन किया गया है एक एमपी बनने के लिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट वन है क्वालिफिकेशन, ही मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर फॉर द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। आप जानते हैं कि जब भी कोई इलेक्शन होता है, लोकसभा का इलेक्शन होता है, स्टेट लेजिस्लेचर का जो इलेक्शन होता है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती है, इलेक्टोरल लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। तो उस लिस्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए पर्सन एज एन इलेक्टर, यानी कि उस पर्सन को राइट टू वोट होना चाहिए। ये फर्स्ट क्वालिफिकेशन है। एंड सेकेंड वन, ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ SC/ST इन एनी स्टेट यूटी इफ ही wants टू कॉन्टेस्ट अ सीट रिजर्व्ड फॉर देम। अगर कोई पर्सन रिजर्व सीट के लिए जो कॉन्टेस्ट कर रहा है तो उसको उस कम्युनिटी का मेंबर होना किसी भी स्टेट में, यूटी में कंपलसरी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस हैं एमपी बनने के लिए इंडिया में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे डिस्क्वालिफिकेशंस की, कि एक पर्सन को कौन से बेसिस पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है एमपी बनने के लिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस हैं डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, कि किसी भी पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है फॉर बीइंग इलेक्टेड एज अ एमपी इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर किसी भी पोजीशन को, किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कोई पर्सन होल्ड करता है तो उसको जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कोई भी ऐसी पोजीशन जहां से उसको फाइनेंशियल गेन हो रहा हो, तो ऐसे पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा एमपी बनने के लिए। सेकंड है, इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का हो और उसको उसकी जो ये प्रॉब्लम है उसको डिक्लेयर किया गया हो कोर्ट के द्वारा। थर्ड वन, इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, जिसका दिवालियापन निकल गया हो, जो ही इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, तो ऐसे पर्सन को भी डिक्लेयर किया जा सकता है डिस्क्वालीफाई। एंड फोर्थ कंडीशन है, इफ़ ही इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ कंट्री, अगर कोई पर्सन सिटीजन नहीं है, नागरिक नहीं है, या फिर किसी पर्सन ने किसी फॉरेन स्टेट की, कंट्री की जो सिटीजनशिप है वो अपनी मर्जी से वॉलेंटरीली एक्वायर कर ली हो, तो ऐसे पर्सन को भी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा फॉर बीइंग अ एमपी। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज, ही इज डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी लॉ के अनुसार अगर कोई पर्सन डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो वो भी एमपी नहीं बन पाएगा।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन के आधार पर भी किसी पर्सन को डिक्लेयर किया जा सकता है डिस्क्वालिफाइड। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जो दल बदल की राजनीति होती है, आपने जनरली न्यूज़पेपर में ये सुना होगा। इसको जो है ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसको हमारे संविधान में जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1985 का, उसमें इस पर्टिकुलर प्रोविज़न को शामिल किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, जनरली पूछा जाता है। और इसको 10th शेड्यूल में इसका प्रोविज़न है कि कौन कौन से वो बेसिस हैं, कौन कौन से वो क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पर डिफेक्शन के आधार पर किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो फर्स्ट वन है, इफ़ ही वॉलेंटरी गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑन हुज टिकट ही इज इलेक्टेड टू द हाउस। फर्स्ट इंपॉर्टेंट वन है जो प्रोविज़न, वो ये है कि अगर कोई पर्सन, सपोज एक्स पॉलिटिकल पार्टी का कोई पर्सन है और वो मेंबर बनता है लोकसभा का, और वो कुछ टाइम के बाद अपनी मर्जी से ही, अपनी स्वेच्छा से उस पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ देता है, तो उस पर्सन को डिफेक्शन के बेसिस पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो इसका प्रोविज़न है, इफ़ ही एब्सटेंस फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस कॉन्ट्ररी टू एनी डायरेक्शन गिवन बाय हिज पॉलिटिकल पार्टी। हर एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा डायरेक्शंस, गाइडलाइंस दी जाती हैं मेंबर्स को, और अगर कोई भी पर्सन उन गाइडलाइंस के अगेंस्ट में जा कर के वोटिंग करता है हाउस में, तो ऐसे पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है, इफ़ एनी इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि इंडिपेंडेंटली जिसका इलेक्शन हुआ है, वो एमपी बना है, लेकिन उसने पॉलिटिकल पार्टी को, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, तो उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, वो एमपी नहीं रहेगा। देन इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months। 6 महीने के एक्सपायर होने के बाद भी कोई नॉमिनेटेड मेंबर है जो कि कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो उसको भी डिफेक्शन के बेसिस पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो मैटर है ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, तो ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा? ये डिसाइड किया जाएगा चेयरमैन एंड स्पीकर। अगर राज्यसभा का कोई एमपी है तो चेयरमैन इसका डिसीजन लेंगे, और अगर कोई एमपी लोकसभा का है तो उसका डिसीजन लिया जाएगा स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा। इसमें प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन जनरली ऐसे ही पूछे जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इसका सब पॉइंट है वेकेटिंग ऑफ सीट्स, यानी कि अगर कोई एमपी है तो उसकी सीट को कैसे वेकेंट किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं। कोई भी एमपी जो अपनी सीट को कैसे वेकेट कर सकता है, कैसे अपनी सीट को छोड़ सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है डबल मेंबरशिप, यानी कि कोई भी पर्सन दोनों हाउस का मेंबर एक साथ नहीं रह सकता है। अगर कोई पर्सन ऐसा है कि राज्यसभा का भी मेंबर है और लोकसभा का भी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई एक पर्सन दोनों हाउस का मेंबर इलेक्ट हो गया है तो उसको एक सीट को, एक हाउस को चूज़ करना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उसकी जो सीट है राज्यसभा में वो वेकेंट हो जाएगी। जैसा कि 1951 का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसमें एक प्रोविज़न दे रखा है, if a person is elected to both the houses of parliament, he must intimate within 10 days in which house he desires to serve। यानी कि अगर कोई भी मेंबर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के लिए इलेक्ट हो जाता है तो उसको 10 दिन के अंदर, ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो पर्सन 10 दिन के अंदर उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कौन से हाउस को चूज़ कर रहा है, क्योंकि वो दोनों हाउस का मेंबर नहीं बन सकता है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है, 10 दिन के अंदर कोई डिसीजन नहीं ले पाता है वो पर्सन, तो उसको अपनी राज्यसभा की जो सीट है वो वेकेंट करनी पड़ेगी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट इसी का नेक्स्ट पॉइंट है जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में प्रोविज़न है
विकेटिंग के लिए, तो वो ये है कि इफ़ अ सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इज इलेक्टेड also elected to other house, his seat in first house becomes vacant। यानी कि कोई ऐसा एक हाउस का जो मेंबर है, सिटिंग मेंबर है, अगर उसको दूसरे हाउस के लिए भी इलेक्ट कर लिया जाता है तो उसकी जो पहले हाउस की जो सीट है वो ऑटोमेटिकली ही वेकेंट हो जाएगी। इसके अलावा एक और यहाँ पर ये पॉइंट मेंशन नहीं है, लेकिन आप लोग इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसकी एक ही हाउस में 2 सीट्स उसको दे दी गई हैं, तो उसको उन दोनों सीट्स में से एक सीट को चूज करना पड़ेगा। अगर वो एक को चूज नहीं कर पाता है तो ऐसा हो जाएगा इस केस में कि दोनों ही सीट्स वेकेंट हो जाएंगी। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सिमिलरली अ पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ बोथ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। कोई भी पर्सन जो है वो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर का एक टाइम पर एक साथ मेंबर नहीं हो सकता है। इसका एक एग्जाम्पल है जो अभी मेरे माइंड में आ रहा है कि जो सपा गवर्नमेंट के यूपी स्टेट में अभी ऐसा हुआ था कि जो यहाँ के जो फॉर्मर सीएम रहे अखिलेश यादव, तो उनको ये स्टेट एमएलए बन गए थे, वो स्टेट लेजिस्लेचर में उनको एक सीट मिली थी। तो उनके पास ये ऑप्शन था कि वो पार्लियामेंट को चूज़ करेंगे या स्टेट लेजिस्लेचर की सीट को चूज़ करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने वो एमपी की जो पोस्ट थी उसको उन्होंने वेकेंट कर दिया था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो तरीका है सीट को वेकेंट करने का वो है डिस्क्वालिफिकेशन। जो हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कंडीशंस दे रखी, अगर ऐसा कुछ होता है तो पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, वो एमपी नहीं रहेगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट है रेजिग्नेशन। एक एमपी रिजाइन कर सकता है, अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है वो किसको दे सकता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा। एंड फोर्थ इम्पॉर्टेंट है एब्सेंस। यहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है इस स्टेट पीसीएस में। आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर्स देखे होंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि एक जो मेंबर है एक एमपी जो है वो अगर लगातार 60 दिन तक विदाउट परमिशन मीटिंग्स को अटेंड नहीं करता है तो उसको उसकी सीट को वेकेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा हाउस के द्वारा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। तो ये हमने सभी पॉइंट्स पढ़े। यहाँ पर हमने क्वालिफिकेशन को देखा एमपी बनने के लिए। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस मेंशन की गई हैं, उसके अलावा जो आरपीए एक्ट है उसमें 1951 का, उसमें कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस हैं, डिसक्वालिफिकेशंस के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं जो हमने राज्यसभा एंड लोकसभा के बारे में पढ़ा था, तो प्लीज़ उनको देख लीजिएगा। ये वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये शॉर्ट वीडियोस हैं और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में काफ़ी हेल्प करेंगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस। इसी तरीके से पढ़ते रहिए एंड मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।